हेलो हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट दारा सिंह खुराना और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में जिसका नाम है वॉइसेस ऑफ कंपैशन। आज का टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, मेंटल हेल्थ। हमने मेंटल हेल्थ इस शब्द को लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद में बहुत ज़्यादा सुना है, बट आज इस पॉडकास्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मेंटल हेल्थ एग्जैक्टली होता क्या है और इसे चेक में किस तरीके से रखा जा सकता है। आज का ये पॉडकास्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय अभ्युदय, द सोशल बॉडी ऑफ आईआईटी बॉम्बे इन एसोसिएशन विद यूनिसेफ इंडिया। अभ्युदय एक सोशल बॉडी है आईआईटी बॉम्बे की। ये स्टूडेंट रन लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एशिया का और ये यूथ रिलेटेड टॉपिक्स को टैप करते हैं और सिर्फ टैप ही नहीं करते हैं, इनके सॉल्यूशंस आप तक पहुंचाते हैं। तो आज मेरे साथ हैं हमारी बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस तनुजा बाबरे। मिस तनुजा बाबरे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं और करंटली शी इज एसोसिएटेड एज अ स्टेट कंसल्टेंट फॉर मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट विद यूनिसेफ इंडिया। वेलकम टू आवर शो तनुजा, हाउ आर यू डूइंग? I'm doing well, happy to be here. जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं ना, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन होती है हमेशा मेरे लिए। पर्सनली मैं एक मेंटल हेल्थ एडवोकेट हूँ और मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और जो हमारी प्रीवियस जनरेशन है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे दादा दादी हैं, वो समझ नहीं पाते इस टर्म को कि क्या होता है डिप्रेशन, क्या होता है एंजाइटी। सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, सब ठीक हो जाता है। तो अगर एक एक्सपर्ट का ओपिनियन में जानने की कोशिश करो तो आपके हिसाब से व्हाट एग्जैक्टली इज मेंटल हेल्थ, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपने कहा कि एक ये है कि जो एक जनरेशनल डिवाइड है मेंटल हेल्थ को समझने का। तो उस वजह से कई बार ऐसे सवाल उठाए जाते हैं, क्या ये नया मुद्दा है? इज दिस अ न्यू टॉपिक? इज दिस नॉट समथिंग दैट इज रेलेवेंट, और इज दिस समथिंग दैट यंग पीपल स्पेसिफिकली गो थ्रू? सो बात ऐसी है कि मेंटल हेल्थ इज नॉट समथिंग विच इज न्यू, और मेंटल इलनेसेस आर नॉट समथिंग दैट आर न्यू। बट मेंटल हेल्थ ये जो है, ये हर किसी का मुद्दा है। ये हम हर एक जना जिंदगी में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर रोज एक्सपीरियंस करते हैं, इन फॉर्म ऑफ आर इमोशंस, इन फॉर्म ऑफ आर थॉट्स, इन फॉर्म ऑफ आर बिहेवियर्स। पर वो मेंटल हेल्थ जो है वो केवल मेरे अंदर है ऐसे नहीं। मेंटल हेल्थ मेरे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उससे मैं कैसे रिलेट करती हूँ, उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर कैसे चल रहा है, और ये सारी चीज़ों का जो है ओवरऑल मेरे लाइफ एक्सपीरियंस या क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसको हम मेंटल हेल्थ का एक्सपीरियंस करेंगे। अभी अगर फॉर्मल डेफिनेशन की बात की जाए, सो मेंटल हेल्थ इज एसेंशियली अ स्टेट ऑफ वेलबीइंग। और ऐसा नहीं है कि मैंने ओनली एब्सेंस ऑफ इलनेस, एब्सेंस ऑफ इलनेस मतलब अगर मुझे कोई बीमारी नहीं है तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं मेंटली हेल्दी हूँ? ज़रूरी नहीं है। तो केवल बीमारी नहीं होना पर ऐसा नहीं, बट ऐसे समय पर होना जहाँ पर भी मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी स्ट्रेसेस आते हैं उससे डील कर पा रही हूँ, उनसे कोप कर पा रही हूँ। इन एडिशन टू दैट आई कैन रियलाइज व्हाट आर माई पोटेंशियल, व्हाट आर माई कैपेबिलिटीज, व्हाट आर माई एबिलिटीज, आई कैन वर्क टूवर्ड्स दैट एंड आई कैन कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी अराउंड मी। तो ये अगर स्टेट में हम होंगे तो हम कहेंगे कि ये हम मेंटल हेल्थ अच्छी है। तो ये जो मुद्दा है देयरफॉर अबाउट बीइंग एबल टू बी एट द ऑप्टिमम लेवल ऑफ आवर वेलबीइंग is relevant to young people, is relevant to our dadas, परदादास, everybody really. तो हर किसी का मुद्दा है और हम हर रोज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे एक्सपीरियंस करते हैं। करेक्ट। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या फीलिंग्स हैं जो मेंटल हेल्थ के अंडर फॉल करती है, तो आप क्या कहेंगे? तो देखिए मेंटल हेल्थ जो है वो एक ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म है। तो देखिए मेंटल हेल्थ जो है वो एक ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म है। ऐसे नहीं है कि केवल नेगेटिव फीलिंग्स, या नेगेटिव फीलिंग्स तो होती नहीं है, पर कोई सैडनेस, डिफिकल्टी, एंगर, ये फीलिंग्स केवल मेंटल हेल्थ के अंदर फॉल करती हैं। मेंटल हेल्थ को हम एक बड़ी अम्ब्रेला टर्म की तरह समझेंगे जिसके अंदर स्ट्रेस, मेंटल वेलबींग, मेंटल इलनेसेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, या फीलिंग्स ऑफ एंगर, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, एग्जॉशन, बर्नआउट, ये सारी चीज़ें इस बड़े अम्ब्रेला के अंदर आती हैं। तो मेंटल हेल्थ को अगर हम कहेंगे तो वो एक अम्ब्रेला टर्म है, और जो सारी चीज़ें स्ट्रेस से लेकर इमोशंस, थॉट्स, बिहेवियर्स, ये सारी चीज़ें मेंटल हेल्थ इस अम्ब्रेला के अंदर आती हैं।
तो देखा जाए तो हम कहते हैं कि ज़िंदगी में इमोशनल होना, हर इमोशन को, हर सिचुएशन को फील करना बड़ा ही ज़रूरी है, बिकॉज दैट्स अ ह्यूमनली थिंग, यू नो। सो वो लाइन कहाँ पे होती है कि जहाँ पे हम जान सकें कि एंगर इस लेवल तक ठीक है, बट इससे अगर ऊपर चला जाए तो शायद ये मेंटल इलनेस है। सो उस लाइन को हम किस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं? तो इमोशंस पर बात करने से पहले मैं थोड़ा स्ट्रेस के एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहती हूँ। देखिए, जब भी हम स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को मेंटल हेल्थ अच्छी है दे डोंट एक्सपीरियंस स्ट्रेस एट ऑल. In fact, indicator of good mental health is that I experience stress, but I can cope with it, right? I can continue resisting it. जब भी हम इमोशंस, थॉट्स, बिहेवियर्स की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें एक जरिया है हमारे मेंटल हेल्थ को एक्सपीरियंस करने का. तो क्या इमोशंस के बारे में हम बात करें या किस प्रकार से उन्हें समझें? हर एक लाइफ एक्सपीरियंस, अच्छा हो या बुरा हो, उसका इमोशनल रिएक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है, और वो नेचुरल और नॉर्मल चीज़ है. उसके बारे में थॉट्स होना और उसका एक्सपीरियंस होना भी नेचुरल और नॉर्मल चीज़ है. अभी अगर मैंने किसी अपने को खो दिया है तो मुझे दुख होगा या मुझे सैडनेस या ग्रीफ होगी, ये एक नॉर्मल रिएक्शन है. तो सैडनेस या ग्रीफ होना इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा मेंटल हेल्थ खराब है, बल्कि वो सैडनेस और ग्रीफ जब इस लेवल तक पहुंच जाए कि उस वो इमोशन इतना हावी हो रहा है मुझ पर कि मैं रोज की जिंदगी में फंक्शन नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने जो काम है, अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपने जो होप्स और ड्रीम्स है, उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पा रही हूँ, तब हम कहेंगे कि वो डिफिकल्ट मेंटल हेल्थ की स्पेस की तरफ बढ़ रहा है. तो उसी के साथ अभी अगर इमोशंस की बात कर रहे हैं, थोड़ा मैं अपने थॉट्स और बिहेवियर्स के बारे में बताना चाहती हूँ कि जैसे थॉट्स, जैसे कई बार लोग कहते हैं कि स्ट्रेस इतना हो जाता है या किसी चीज़ का दुख इतना हो जाता है कि वो एक टेप जो है वो दिमाग में चलती ही रहती है, सोते हैं उठते हैं फर्क नहीं पड़ता. तो ये जो इमोशंस हैं, थॉट्स है, वो एक्सेसिवली नेगेटिव हो जाते हैं. कोई छोटी से छोटी चीज़ भी हो रही होगी तो लोगों को लगता है नहीं अच्छा हो पाएगा, नहीं बाहर निकल पाएंगे, नहीं आगे बढ़ पाएंगे. तो कहीं पर ऐसे लगता है कि उसी डिफिकल्ट सिचुएशन में अटके रहेंगे. बिहेवियर्स की बात करें तो भूख नहीं लगना, लोग अपनी जो चीज़ें पसंद होते हैं उन्हें, या फिर जैसे किसी को पेंटिंग करना पसंद है, या फिर देयर समबडी हू लाइक्स डांसिंग और इज एक्सट्रीमली सोशल, स्टार्ट्स विथड्रॉइंग. तो हमारा जो यूजुअल बिहेवियर है उससे हमारा बिहेवियर हटके बदलने लगता है, और एक कई बार आप देखेंगे लोग अपने आप को आइसोलेट करने लगते हैं. तो मैं कहूँगी कि ये सारे बिहेवियर्स, when it reaches a point where it feels like we are not controlling the emotion or the thought, but the thought or emotion is controlling us, will be a point where we can say your mental health is deteriorating. अभी इस समय पर अगर मैंने हेल्प ली, थेरेपी ली, सपोर्ट लिया, दोस्तों से बातें की, खुद की सेल्फ केयर की, तो मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी बनी. पर अगर मैंने ये सारी चीज़ें नहीं की तो शायद वो एक इलनेस का रूप ले सकती है. तो बेसिकली टू, आई थिंक अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें तो जैसे हमें सर्दी होती है, खांसी होती है, बुखार होता है, तो ये नॉर्मल है सबके लिए होना. और अगर हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रिकवर कर लेती है उसे कुछ दिन के बाद में, सो ये एक अच्छी हेल्थ का साइन है. और अगर हम कंटिन्यूसली हमें खांसी है कुछ महीनों तक, सो दैट इज नॉट अ ग्रेट साइन. सो एग्जैक्टली, अगर ये इमोशंस हमारे में आते हैं, दैट्स वेरी ह्यूमनली. और अगर ये इमोशंस आने के बाद हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते, कंटिन्यूसली हमारे साथ रहते हैं और बॉदर करते हैं, सो दैट्स अ साइन ऑफ मेंटल इलनेस, राइट? Not mental illness, but I'll say that's a sign of mental distress, Mental जो कि एक distress. इलनेस का रूप शायद आगे जाकर ले सकते हैं. ऑलराइट. सो हम अगर मेंटल डिस्ट्रेस और इलनेस को बाइफोकेट करना चाहें तो आप उसे किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? जी, और ये ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है. क्यों? क्योंकि आजकल जो हम देखते हैं वर्ड्स लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, कोई अगर आप देखें जो बहुत क्लेanलीनेस करता है तो हम कहते हैं अरे तुझे ओसीडी है. या फिर अगर कोई बहुत लो फील कर रहा है तो अरे डिप्रेशन हो गया है इसको, या फिर इसको एंजाइटी हो गया है. ये टर्मिनोलॉजीज हम बहुत लूजली यूज़ कर रहे हैं. तो इसलिए मैंने कहा कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है देखना कि डिस्ट्रेस और इलनेस दोनों में फ़र्क क्या है. देखिए, डिस्ट्रेस जो है वो एक ऐसा रूप है जहाँ पर कि हमारे कोपिंग मैकेनिज्म्स थोड़े बहुत कम पड़ने लगते हैं.
अब कोपिंग मैकेनिज्म्स क्या है कि जब भी मैं तनाव में होती हूँ तो से परहैप्स आई टॉक टू माई फ्रेंड्स और आई टेक अ लिटिल टाइम ऑफ और आई गो ऑन अ वेकेशन और आई क्लीन माई हाउस और वट एवर इट माइट बी और आई रीड और आई लिसन टू म्यूजिक आई डांस वट एवर इट इज. These are things essentially which help me feel better, right? You spoke about सर्दी और खांसी. तो सर्दी खांसी की बात करें तो अगर मुझे पता है रेनी सीजन है, आई एम केयरफुल अबाउट वेयर आई एम ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम, आई एम केयरफुल अबाउट हैविंग माई वाइटमिन्स, आई एम केयरफुल अबाउट माई फूड इनटेक, माई फिजिकल एक्टिविटी, टेम्परेचर, बीइंग एक्सपोज टू सर्टेन एनवायरमेंट्स. तो मैं अपने आप को उन इलनेसेस से सेफ रखता हूँ. तो अगर इस प्रकार के जो बिहेवियर्स है, कोपिंग मैकेनिज्म्स है, ये जब कम कम पड़ने लगते हैं तब हमको पता चलता है कि डिस्ट्रेस का एक्सपीरियंस आ रहा है. अभी डिस्ट्रेस और इलनेस में क्या फर्क है? इलनेस के ये जो डिफिकल्टी है ये एक सर्टेन समय के लिए अगर चलती रहे तो शायद वो इलनेस का रूप धारण कर सकती है. से फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिप्रेशन, एंजाइटी, इस प्रकार की बीमारियों की बात कर रहे हैं तो एक समय है जो क्लिनिकली दिया गया है 2 हफ्ते से 4 हफ्ते, उतने समय तक, और केवल लो इमोशन नहीं है पर उसी के साथ साथ डिफिकल्टी थिंकिंग में, स्लीप डिफिकल्टी, एपिटाइट में डिफिकल्टी, लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, विड्रॉल फ्रॉम स्पेसेस जहाँ पर कि लोग यूजुअली इन्वॉल्व रहते हैं. इन प्रकार के सारे बिहेवियर्स को एक साथ मिलाकर डिप्रेशन का डायग्नोसिस बनाया गया. तो जब भी तनाव होता है जिसको हम कहते हैं वो होता है तो उसकी तकलीफ लोगों पर होती है, पर ये तनाव लंबे समय तक बना रहेगा और इसका इम्पैक्ट हमारे जिंदगी के कई सारे एरियाज में आने लगेगा, तब वो इलनेस का रूप धारण करता है. अभी जैसे हम अगर हाथ पैर में मोच आ गई तो हम बोलते हैं डॉक्टर को जाकर एक्सरे दिखाकर फिर डॉक्टर बता पाएगा फ्रैक्चर है, स्प्रेन है, हेयरलाइन फ्रैक्चर है, क्या इशू है. तो उसी तरीके से साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं वो इन सिम्टम्स को असेस करके प्रॉपर टेस्टिंग और प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग के बाद वो बता सकते हैं कौन सी इलनेस. तो डिप्रेसिव मूड इज नॉट इक्वल टू डिप्रेशन एज एन इलनेस, पर डिप्रेसिव मूड भी उतना ही डिफिकल्ट हो सकता है लोगों के लिए और डिप्रेशन एज एन इलनेस भी ऑफ कोर्स डिफिकल्ट है सर्वाइव करने के लिए. और हम देखते हैं कि आजकल दुनिया बड़ी ही एस्पिरेशनल हो गई है. एक दूसरे को देखा, इसका यहाँ पे एडमिशन हो गया, मुझे भी ये करना है, हमें दुनिया जीत लेनी है कुछ ही सालों के अंदर. तो विथ so much dreams comes so much responsibility and so much hard work as well. तो मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स रात रात सोते नहीं हैं अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं बिकॉज दे नीड द बेस्ट जॉब्स. There's no time to eat, there's no time to exercise, there's no time to sleep, there's constant pressure from the institution, family, all of these places. तो एक स्टूडेंट इन सभी के अंदर बैलेंस किस तरीके से मेंटेन करे? बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही आपने, और ये सारी चीज़ें ना वो इंडिकेटिव है हसल कल्चर की जब हम बात करते हैं. मैं रिसेंटली किसी से बात कर रही थी जो कि एक यंग पर्सन है 20 इयर्स और कुछ दिनों के लिए बीमार हो गए थे और उन्होंने कहा कि पर 2 हफ्ते से मेरे सारे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं और मैं घर पर बैठ कर रिकवर हो रही हूँ, आई विल बी लेफ्ट बिहाइंड. और जब भी हमने क्लोजली देखकर एक सवाल किया कि इन 2 हफ्तों का अगले 10 साल में आप अपनी जिंदगी में जो अचीव करने वाले थे उसका क्या इम्पैक्ट, तो उन्होंने कहा शायद आई विल नॉट इवन रिमेंबर. But because I'm constantly witnessing people around me do great things, right? Do brilliant things with their lives, to the pressure to figure out मेरा purpose क्या है, what is my dream, what is my passion, create the next big startup, the next big opportunity. Yeah. The pressure is immense. But not only that, even educational setups की जब भी हम बात करते हैं कई बार बच्चे अपने सपने होते हैं तो उनके साथ साथ अपने पेरेंट्स के सपने, अपने फैमिली के, अपने कम्युनिटी के सपने लेकर भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आते हैं जहाँ पर कि प्रेशर केवल मेरे अंदर से नहीं आ रहा है, मेरे आसपास के लोग आर वेटिंग टू इंश्योर दैट आई सक्सीड. इट कैन ऑल्सो बी कि हमने आपको सारी अपॉर्चुनिटीज दी है, सारे ट्यूशन क्लासेस दिए हैं, सारी चीज़ें दी है, तो द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज सक्सीड नाउ, राइट? एंड दैट कैन क्रिएट अ मैसिव अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट. जैसे आपने कहा कि नींद नहीं आना, रात रात भर सोना नहीं, खाना नहीं खा पाना, तो मेरी
मेरी आइडेंटिटी जो है वो एक स्कोर पर रेड्यूस की जा रही है. वेदर आई एम गुड इनफ और नॉट इज डिसाइडेड बाय द रिपोर्ट कार्ड जो मुझे मिलेगा सेमेस्टर के एंड में. और ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है क्योंकि हम में से कई लोग ये कह सकते हैं कि जब भी हम प्रोफेशनल करियर शुरू करते हैं 2 साल 5 साल 10 साल के बाद नोबडी बॉदर्स टू आस्क आपको 10th ग्रेड में कितने स्कोर्स आए थे या आपको HSC में कितने स्कोर्स आए थे, राइट. पर ये उस यंग पर्सन के लिए ध्यान में रखना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनकी रियलिटी में उनके आसपास हर कोई जना यही एक्सपेक्ट कर रहा है उनसे कौन सी कॉलेज में कौन सा कोर्स मिला, आगे जाकर क्या करोगे, कहाँ पर जॉब करना चाह रहे हो. सो कई बार उनको स्पेसेस की माने कई बार मैसेजेस की भी ज़रूरत होती है उनको अपने एनवायरनमेंट से कि इट्स ओके टू नॉट हैव फिगर्ड आउट योर लाइफ. It's okay to say that, as I'll go, I'll figure out what is it that I want to do. It's okay to make mistakes. मैं टीचिंग करती हूँ और कई बार स्टूडेंट्स ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने 10-20 साल अपने करियर में काम किया होगा एंड आफ्टर 20 years they realize this is not what I want to do and they come back for education. So what I'm trying to say is that very often it's important for them to recognize कि इस प्रेशर का मेरे ऊपर इम्पैक्ट कैसे हो रहा है, मैं अपने आप को और अपनी आइडेंटिटी को कैसे रिलेट कर रही हूँ, एंड फॉर देम टू नो दैट इट्स ओके टू टेक योर टाइम, इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स. हम सब जो है वो यूनिक इंडिविजुअल्स है, कोई मशीन्स नहीं है. सो इट्स इम्पॉसिबल इफ एक स्क्रिप्ट लिख दी गई है और कहा है कि एक्सेल करने का या फिर जिंदगी में फर्स्ट आने का यही एक स्क्रिप्ट है और यही एक फॉर्मूला है. दैट्स नॉट फेयर. हर एक को अपने लिए क्या चीज़ें पसंद है, अपने लिए क्या चीज़ें नहीं पसंद है, जहाँ पर पॉज करने की ज़रूरत पड़े वो करना ज़रूरी है. अगर हम एक ही चीज़ को कॉन्स्टेंटली चेज करते रहें शायद 1 साल कर पाएंगे, 2 साल कर पाएंगे, जिंदगी भर वो नहीं कर सकते क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है. So I'll say that pausing and reflecting and taking your time to look inward is very, very important in that scenario. Wow, that's brilliant. Actually, I would personally want to add something after this that I am 30-year-old, and for the world looks at me as a successful personality. I work in various fields, travel the world. I'm a speaker at international platforms. I do all of it. My family is very happy. But I would like to confess at this platform that I haven't figured out my life as of now. And it's completely all right. And thank you for saying that. It's completely all right to not figure out. That's not the end game. That's not the end goal कि आप figure out कर लो. क्योंकि जिस दिन आपने figure out कर लिया ना, तो आपको लगेगा बस अब तो figure out कर लिया, अभी what next? अभी तो सब कुछ हो गया. So life is just about keep on exploring and exploring, and I think that's the charm of life. That's the beauty of life. That every day there's something more exciting. You're exploring, and it's not like हाँ अब तो explore अब सब कुछ हो गया अब मैंने figure out कर लिया. So that's not at all the place to be. So thank you for bringing that up. My next question would be ये तो बात हो गई हम लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए एनालाइज कर लिया कि किस तरीके से वो वर्क लाइफ बैलेंस है अपना स्टूडेंट्स और स्टडीज लाइफ बैलेंस को मेंटेन करें. व्हेन इट कम्स टू पेरेंट्स, व्हाट वुड बी द साइंस कि पेरेंट्स समझ सके कि हमारा बच्चा कुछ इस तरीके से गुजर रहा है? बिकॉज majority of the cases parents are the last one to know that our kid is going through depression or anxiety or not feeling fine. So how would parents know that? सो आई थिंक इसमें दो चीज़ों के बारे में मैं बात करना चाहूँगी. एक ये है कि साइंस और सिम्टम्स क्या है, और दूसरा कई बार इंटरनल बैरियर्स भी होते हैं कि एम आई रेडी टू एक्नॉलेज कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन. अगर हम साइंस की बात करें तो छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि हम कह रहे हैं कि चेंजेस इन मूड, अगर बहुत लो मूड आपको दिख रहा है, बहुत रेस्टलेसनेस आपको दिख रही है, कई बार बच्चे एग्ज़ाम के पहले दे विल हैव वॉमिटिंग, इंडाइजेशन, हेडेक्स, क्राइंग बाउट्स, इतनी एंजाइटी कि एक जगह पर ठीक से बैठ नहीं पा रहे हैं. तो दीज आर ऑल साइंस ऑफ सिवियर एंजाइटी, परफॉर्मेंस एंजाइटी. या फिर इवन इन टर्म्स ऑफ फियर कि रिजल्ट्स में क्या होगा, उसके बाद क्या चलेगा, क्या होगा, मुझे जॉब मिलेगी, प्लेसमेंट मिलेगी, नहीं मिलेगी, ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स, राइट. In addition to that, changes, as we said, changes in appetite,
चेंजेस इन स्लीपिंग पैटर्न्स, क्या वो अपने जो यूजुअल बिहेवियर है उस प्रकार का बिहेवियर दिखा रहे हैं, या फिर बहुत लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों पर चिढ़ जाना, गुस्सा आना, उदास होना, इस प्रकार की कुछ चीज़ें अगर दिखाई दे रही है तो वो साइंस है, वार्निंग साइंस है। अब जब वार्निंग साइंस हमें दिखाई देती है तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई इलनेस है? वी आर नॉट श्योर। सो वार्निंग साइंस एसेंशियली वारंट अ कॉन्वर्सेशन। अगर वो साइंस आपको दिखाई देती है तो आपको जाकर उनसे बातचीत करनी है और समझना है कि क्या हो रहा है। अभी दूसरी बात जो मैं कहूँगी कि कई बार ऐसे होता है कि एक जो धारणा होती है या एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमारे ज़माने में भी हम देते थे यार एग्ज़ाम, इतना थोड़ी टेंशन लेते थे, या फिर थोड़ा बहुत टेंशन लेना एग्ज़ाम के पहले तो नॉर्मल है यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये जो पर्सपेक्टिव है ना, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इससे क्या होता है, या फिर तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है अभी, तुमको कौन सी जिंदगी की बड़ी तकलीफें उठानी है, दैट यू नो ऑल द बर्डन्स ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट ऑन योर शोल्डर, ड्यू टू विच जो यंग पीपल स्पेशली होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को इनविजिबलाइज किया जाता है कि आपकी प्रॉब्लम वैलिड प्रॉब्लम नहीं है। तो वो साइंस और सिम्टम्स हमारे सामने भी होंगे तो वो हमें दिखाई नहीं देते, या फिर वो हम एक्नॉलेज करने के लिए रेडी नहीं है। तो सबसे पहले ये समझना कि देखिए हर एक की प्रॉब्लम उसको बड़ी ही लगती है। मुझे याद है कि जब कोई बड़ा एग्जाम होता था, मुझे बचपन में इतनी एंजाइटी होती थी दैट आई वुड बी कॉन्स्टेंटली वरीड कि क्या होगा, कैसे पेपर पेपर होगा, कैसे रिजल्ट होगा, कैसे लिखेंगे, कुछ भूल गए तो वहां जाकर मेरे सारे पेन्स चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, राइट। नाउ अगर किसी ने मुझे तभी बताया होता कि these things don't matter, it would not have made sense, because in my world that was the biggest problem, right? So for that young person's world that is the biggest problem that they have. For you to, आप जिस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, मुझे लगेगा अरे what a silly thing, but that's not fair। तो हमको चीज़ें उनके पर्सपेक्टिव से देखने के लिए समझनी है। अगर वो कह रहे हैं मुझे इस चीज़ की तकलीफ है तो इट्स अ वैलिड प्रॉब्लम। तो इन सारे बिहेवियरल इमोशनल चेंजेस को अगर हम देखें तो हम उसको ज़्यादा करके आइडेंटिफाई करते हैं। बट अनदर एस्पेक्ट इज ऑल्सो कि अगर एज पेरेंट्स और एज क्या है, जैसे हमारा वर्ल्ड डिजिटल होता जा रहा है उससे हमारे ऑफलाइन कॉन्वर्सेशंस कम 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 होते जा रहे हैं, राइट। वेरी ऑफन पेरेंट्स विल टेल मी हमको बच्चों के बारे में अपडेट्स सोशल मीडिया पर मिलती है, या वो उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है यहाँ। तो एक कांस्टेंट हैबिट ऑफ चेकिंग इन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड चेकिंग इन हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सब ठीक है ना, तो मैं कहूँगी हाँ ठीक ही है, मैं क्यों कहूँगी नहीं है, बट रियली आस्किंग पीपल ट्वाइस कि क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, तुम्हारे एक्सपीरियंस कैसे है, and be open। They can say it's the worst thing, they can say it's the best thing। Be open to just take in their experiences and check in with them and have conversations। तभी आपको वो जो प्रॉब्लम की पल्स है वो आप पकड़ पाओगे। सो जैसे आपने कहा कि आपको एग्जाम्स के पहले एंजाइटी होती थी, दैट रिमाइंड्स मी आई वुड हैव टेरिबल एंजाइटी बिफोर माय स्कूल एग्जाम्स। कॉलेज में आई रियली मैनेज रियली वेल। School में I would always fall sick before the exams, but eventually it became a process that my principal and my teachers started thinking that I just make it up before the exams, that मेरा सर दुख रहा है, मुझे बुखार हो गया, because I don't want to appear for the exams। But that time I or my parents hadn't even heard what anxiety could be or performance anxiety could be। But today, probably, if I were a student in today's time, we would probably see a doctor and try to solve that। So thank you for bringing that up। And second thing is जो आपने कहा कि पेरेंट्स को रेगुलरली चेक इन करना बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों पे। उससे पहले आई वुड जस्ट वांट टू ऐड दिस पॉइंट कि आपको ये रिलेशनशिप कि बच्चे आपसे खुल के बात कर सकें, आपको एक्चुअली बता सकें वो एक्चुअली दिल में क्या फील कर रहे हैं, ये सिर्फ वो उस 10th या 9th या 8th स्टैंडर्ड में पहुंचने के बाद भी इमीडिएटली नहीं बता पाएंगे। आपको बचपन से ही उनके साथ में इस तरीके का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, एक रैपो बनाना पड़ेगा, that they are okay to tell you how they feel and you are not like immediately blasting them or judging them or अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये बड़ा नॉर्मल है। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि बचपन से ही अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में एक ऐसा रिलेशनशिप मेंटेन करें, रैपो मेंटेन करें कि बच्चे खुल के बता सकें, तो देन इट विल मेक लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स मच मोर इजी। व्हाट डू यू थिंक? No, certainly,
थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कल्चर जो है ना वो पहले से ही आपको बिल्ड करना है अबाउट चेकिंग इन ऑन ईच अदर एंड वाइस वर्सा, राइट, Yeah. फॉर देम टू आल्सो बी अपडेट अबाउट योर लाइफ, योर एक्सपीरियंसेस। पर मैं एक बात ये भी हाईलाइट करना चाहती हूँ कि कई बार ऐसे हो सकता है कि not always for young people families might be the safest spaces, or it could be कि they don't understand, they come from a different thought process, right? And अगर ऐसा है तो फिर as young people it's important कि then you identify what are other safe spaces जहाँ पर आप अपने मन की बात आगे रख सकते हैं, because one, your parents may not understand, it is important to then identify other support systems and other spaces for yourself as well where you can express and talk about these challenges. बट वो लर्निंग और अनलर्निंग का प्रोसेस है, वो दोनों तरफ से करना जरूरी है टू बिल्ड अ बेटर लाइफ। यस। तो व्हाट कुड बी दीज सेफ स्पेसेस जहाँ पे लोग रीच आउट कर सकते हैं? तो कई सारी एवेन्यूज हो सकती हैं। आई थिंक सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग जो हमें बिल्ड करना पड़ेगा वो अपने आप के बारे में है। देखिए हम कैसे फंक्शन करते हैं, हम एक ऑटो पायलट मोड पे फंक्शन करते हैं हमारी ज़िंदगी में। अगर मैंने पूछा कि 2 दिन पहले सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया, शायद हम याद नहीं करते क्योंकि इट्स इन फ्रंट ऑफ अस एंड वी आर जस्ट रिएक्टिंग टू इट कॉन्स्टेंटली एंड वी आर नॉट रियली माइंडफुली एग्जिस्टिंग, राइट? सो कहीं ना कहीं हमें अपने आप के साथ चेक इन करना सीखना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ हमको व्हाट एम आई फीलिंग, व्हाट एम आई गोइंग थ्रू, व्हाट आर माई थॉट्स, आई हैव टू सिट विद सम ऑफ दैट, राइट? वो करने की आदत पड़ेगी तब समझ पाऊंगी कि कहाँ से तकलीफें आ रही हैं, कौन सी चीज़ों की प्रॉब्लम्स हो रही है। इज इट प्रेशर, क्या वो प्रेशर मैं डाल रही हूँ या आजू बाजू वाले डाल रहे हैं? इज इट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इज इट सोशल मीडिया, व्हाट इज इट? एंड देन पोस्ट दैट व्हाट पीपल कैन डू, इसकी ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को काउंसलर साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी है, बट सम पीपल माइट नीड एक्सेस टू रीडिंग मटेरियल, राइट? और हम कुछ कुछ रिसोर्सेज शेयर करने वाले हैं एज अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट कि कुछ रीडिंग रिसोर्सेज के बारे में पढ़े जहाँ पर मैं अपनी मेंटल हेल्थ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाऊँ। कुछ कुछ माइट बी सम पीपल कैन एंगेज इन सेल्फ केयर बिहेवियर, राइट? कि मैं खुद की देखभाल कैसे करती हूँ, एंड दैट इज समथिंग दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर एवरीडे। सेल्फ केयर ऐसा नहीं है कि बुखार आ जाएगा तो मैं दवाई लेती हूँ एंड देन पैरासीटामोल लेके देन आई एम सॉर्ट ऑफ हेल्दी। दैट्स नॉट सेल्फ केयर। सेल्फ केयर इज कि हाउ कैन आई बी हेल्दी टू एंश्योर कि वो बुखार आ ही ना। So similarly with my emotions, what can I do then? Be it reading, be it sort of sharing, be it listening to music, be it taking walks, be it meditation, mindfulness practices, sharing with people, writing journal. These are all the things that we can do. But in addition to that, अगर ऐसा लगे कि मेरी खुद की क्षमता अपने आप को मैनेज करने की कम है, तो फिर हम प्रोफेशनल्स की तरफ मुड़ सकते हैं। प्रोफेशनल्स में कौन है? तो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, कुछ कुछ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो हमें टेस्टिंग करके डायग्नोसिस करने में मदद करते हैं। कुछ कुछ होते हैं जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो इंडिविजुअल थेरेपी हर एक हफ्ते की फ्रीक्वेंसी या फिर कम या ज़्यादा डिपेंडिंग ऑन योर कंसर्न्स आपके साथ इंडिविजुअली बैठ के आपके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके साथ साथ काम करते हैं कोपिंग मैकेनिज्म्स बढ़ाने के लिए या फिर अपने प्रॉब्लम्स की मीनिंग समझने के लिए एंड चेंज लाने के लिए। उसी के साथ अगर कई बार अगर मेंटल इलनेस की तरफ हो, कुछ लोग जिनको मेंटल इलनेस है उनको शायद दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इन दैट केस अ साइकाट्रिस्ट इज अ पर्सन हु कैन डायग्नोस एंड प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस। सो कई बार जो है ट्रीटमेंट की हम जब बात करते हैं तो साइकाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट सब साथ में मिलकर काम करते हैं। इसी के साथ साथ हमारे भारत में कुछ हेल्पलाइंस भी हैं जो फ्रीली अवेलेबल है जहाँ पर आपको प्रोफेशनल काउंसलिंग ऑफर की जाती है, जैसे आईकॉल है, टेलीमानस है। इस प्रकार की सर्विस में आप फ़ोन करके फ्री काउंसलिंग भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कुछ रिसोर्सेज हैं जहाँ पर कि आप अपने आप के लिए मदद ले सकते हैं। एक सवाल जो मुझे बहुत अक्सर पूछा जाता है वो होता है कि हाउ इज़ इट डिफरेंट कि हम लोग किसी के पास जाएं, उन्हें उनकी फीस दें, उनसे अपने दिल की बात करें, as compared to just going to your friend who's going to listen to us for free. So how can we differentiate दोनों लोग हमारी बात सुन ही रहे हैं, हमारी दिल की बात? So how do you differentiate the two? तो दोनों में फ़र्क ऐसा है कि जब भी हम किसी दोस्त के पास जाते हैं, देखिए वो सपोर्ट भी इम्पोर्टेंट है, पर कई बार वो दोस्त जो होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से अपने पर्सपेक्टिव से आपको सजेशन देते हैं।
या एडवाइस देते हैं, वो कहेंगे ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। या फिर कई बार ऐसे भी होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम किसी के सामने रखते हैं और वो समझ नहीं पाता है, इमीडिएटली सॉल्यूशंस देने लगता है, या फिर इमीडिएटली कहता है कि अरे ये इतनी सी बात पर तुम चिंता कर रहे हो, बाहर दुनिया में देखो किसको कितने प्रॉब्लम्स है, राइट। तो काउंसलर एक ऐसी व्यक्ति है जो कि एक ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करती है, कि जो आपके एक नॉन जजमेंटल तरीके से वो आपको अप्रोच कर रही है, और वो ट्रेन है आपको समझने के लिए, आपकी थिंकिंग पैटर्न्स, फीलिंग पैटर्न्स, पास्ट एक्सपीरियंसेस, इन सब को समझने के लिए, और इन सब का लिंकेज आपके करंट प्रॉब्लम से कैसा है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। इसी के साथ साथ ये काउंसलर जो है वो ट्रेन है ये समझने के लिए कि कौन सी स्ट्रैटेजीज मेथड्स यूज किए जा सकते हैं आपके कोपिंग मैकेनिज्म्स बढ़ाने के लिए, आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लाने के लिए, या फिर आपको अपने गोल्स तक पहुंचाने के लिए। तो मैं कहूँगी काउंसलिंग एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो मेथोडोलॉजी, एक एकदम सॉर्ट ऑफ स्टेप बाय स्टेप गाइडेड अप्रोच है, जहाँ पर कि वो काउंसलर एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं आपके लिए, और उस हिसाब से वो एक एक करके आपके चैलेंजेस को टैकल करते हैं। कई बार ऐसे भी होता है हम अपनी निजी प्रॉब्लम्स जो है वो दोस्तों को कहने से डरते हैं, ये सोचकर कि वो क्या करेगा, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, वो मेरे को, वो उसको लगेगा मैंने ऐसे कैसे हैंडल किया है। काउंसलिंग जो कि एक स्ट्रेंजर है उसके साथ ये बातें करने में कभी कभी आसानी होती है। काउंसलिंग जो हम करते हैं वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल होती है, यानी कि वो बातें अगर हमारे और आप में हैं तो वो किसी से नहीं बताई जाती है। तो उसी के साथ साथ ये जो सारी चीज़ें हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी है, ट्रीटमेंट प्लान है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके में आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस करती है। ये फ़र्क होता है किसी दोस्त के साथ कॉन्वर्सेशन करने में, या फिर किसी काउंसलर के पास जाकर हमारे लिए सर्विसेज लेने में। मेरा आखिरी सवाल, आपने बताया कि काउंसलर के साथ जो हम बात करते हैं वो कॉन्फिडेंशियल होती है। अब बहुत से लोगों में ये भी सवाल होता है कि हमारे लाइफ की डार्क सीक्रेट्स हैं जो हम किसी को नहीं बता सकते, और अगर हम काउंसलर को बताते हैं क्या पता ये बाहर बात चली जाए, क्या पता ये दुनिया में बात पता लग जाए। तो हाउ श्योर आर वी कि ये बात कॉन्फिडेंशियल होती है? तो काउंसलिंग जो है ये एक फॉर्मल प्रोफेशन है जो कुछ एथिक्स से गाइडेड है। काउंसलर्स आर mandated to make sure कि everything that they discuss with their client is kept completely confidential and is not shared with anybody else. अगर कोई केस है जहाँ पर कि एक हार्म है क्लाइंट को, खुद को, या फिर उनकी तरफ से किसी और को, तब शायद काउंसलर आपके साथ बात करके कहेंगे कि हमें किसी सेफ पर्सन को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है जो आपकी सेफ्टी इंश्योर कर सके। तो तभी जो होता है हम कहते हैं ब्रीच किया जा सकता है कॉन्फिडेंशियलिटी का पर क्लाइंट के कंसेंट के साथ। तो जो काउंसलिंग एथिक्स है और उसकी कई सारी चीज़ें हैं, नॉन जजमेंटैलिटी है, क्लाइंट का बेनिफिट देखना है, क्लाइंट को हार्म नहीं करना है, और उसी के साथ साथ कॉन्फिडेंशियलिटी एक एथिक्स है। तो इन सारी चीज़ों को, जैसे डॉक्टर्स हम कहते हैं ना मेडिकल ओथ लेते हैं, उस तरीके से काउंसलिंग का ये प्रैक्टिस है वो भी इन एथिक्स से गाइडेड। तनुजा, बहुत सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली, एंड आई एम सो ग्लैड कि हमारा जो इंफॉर्मेशन इन द वर्ल्ड ऑफ मेंटल हेल्थ थी वो आपके थ्रू एनलाइटन हुई। एंड बहुत मेंटल हेल्थ इस वर्ड के बारे में इतना कुछ कहा गया है, इतना कुछ सुना गया है, बट जिस क्लैरिटी से आपने हमें समझाई है ये चीज़ें, आई थिंक दैट्स कमेंडेबल. So I really thank you for all your time in coming here and guiding us out. And thank you so much, and congratulations for all the brilliant work that you do. And I am going to be seeing you in the next episode soon again. Thank you so Thank you much. so much. Thank you. So, guys, that was our episode 1. And I have to assure you that you cannot miss the episode 2 because the topic is going to be even more interesting. The topic is extremely relatable. हम लोग सारे सोशल मीडिया पे हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं, और किस तरीके से ये सोशल मीडिया हमारे रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करती है, ये जानेंगे हम अपने अगले पॉडकास्ट में. सो स्टे ट्यून्ड. दिस वाज योर होस्ट दारा सिंह खुराना. सी यू. गुड बाय.